अब ये जब हम प्रैक्टिकल डिफरेंसेस समझ गए हैं कि ALL, AML, CLL, CML ये चारों अलग एंटिटी है, इस वीडियो में प्रैक्टिकल पॉइंट्स और नॉलेज पॉइंट्स फॉर पेशेंट्स CLL के बारे में, मतलब क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। क्रोनिक का मतलब स्लो और लिम्फोसाइटिक मतलब लिम्फॉइड लीनिएज वाले जो सेल्स हमारे बोन मैरो में बन रहे हैं उनका अनकंट्रोल्ड डिवीजन, एबनॉर्मल डिवीजन, कैंसरस डिवीजन। इसके सिम्टम्स भी, मतलब जिस तरह से पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है, वो आके बोलता तो नहीं है कि मुझे CLL हुआ है, ट्रीटमेंट दे दो। तो वो जिस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट करता है, जिस तकलीफ़ों के साथ हमारे पास आता है, उसको हम सिम्टम्स बोलते हैं। उसमें हर कैंसर की तरह इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शंस, लंग इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, अगेन एंड अगेन डायरिया जिसके लिए एंटीबायोटिक्स लेना पड़े, या लिम्फ नोड या गिट्टियाँ होती है, ये बड़ी हो जाती है, गला ख़राब होता है। तो बिना गले ख़राब हुए हुए अगर गिट्टियाँ, यहाँ की कान की गिट्टियाँ या जांघ की गिट्टियाँ अगर वो बड़ी होने लग गए तो हम उसको लिम्फेडेनोपैथी बोलते हैं। ये CLL में बहुत कॉमन है। अब दूसरे कैंसर्स की तरह ही अगर लिम्फोसाइट्स, WBCs, बहुत ज़्यादा WBCs बढ़ रहे हैं तो हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट कम हो जाएंगे। उसके कारण हीमोग्लोबिन कम होने के कारण थकान रह सकती है, नींद सी आ सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। प्लेटलेट कम होने के कारण स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग्स, अपने आप बैठे बैठे दांतों में से खून निकलने लग जाए, मसूड़ों में से खून निकले, नाक में से खून निकले, या पैखाने में बार बार खून जा रहा है, इस तरह के रिकरेंट इवेंट्स होंगे। एक इवेंट से आप ये मत सोचिए कि आपको कैंसर है, लेकिन हाँ, बार बार इन्फेक्शन, बार बार ब्लीडिंग, बार बार थकान, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो पॉसिबल है कि कुछ गड़बड़ है, मालूम करना पड़ेगा। कभी कभी ये गिट्टियाँ सूजती हैं तो पेशेंट गिट्टियाँ फील नहीं करते, लेकिन ये प्रेशर के कारण स्वेलो करने में तकलीफ़ या कभी सांस लेने में तकलीफ़, इस तरह के सिम्टम्स भी आने लगते हैं। अब ये जो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है, इसमें एक चीज़ स्पेसिफिक होती है, नाइट स्वेट। रात को बहुत ज़्यादा पसीने आने लगते हैं। ये जो पसीने आते हैं गर्मी के कारण नहीं, बल्कि कैंसर का इफ़ेक्ट बॉडी के अंदर होता है। ये सेल्स बहुत तेज़ी से डिवाइड कर रहे होते हैं, इस कारण से होता है। ये CLL और हॉजकिंस लिम्फोमा वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, वो स्पेसिफिकली देखा जाता है। अब हर कैंसर की तरह मोस्ट कॉमन क्वेश्चन CLL के बारे में जो मेरे से पूछा जाता है पेशेंट द्वारा, वो है, सर ये क्यों हो गया। अनफॉर्चुनेटली CLL होने के कोई स्पेसिफिक कारण तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसके कारण हमारे शरीर का जो बोन मैरो है, जो लिम्फोसाइट्स है, जो लिम्फ नोड्स हैं, इनमें कुछ तरह के जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़, कुछ म्यूटेशंस इकट्ठे हो जाएं, जिसके कारण ये नॉर्मल ग्रोथ होने के बजाय बहुत ज़्यादा कैंसरस ग्रोथ होने लग जाती है। क्या है वो रिस्क फैक्टर? रिस्क फैक्टर में सबसे बड़ी बात है एज। CLL मोस्ट कॉमनली एज, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे CLL होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। बच्चों में CLL ऑलमोस्ट नहीं के बराबर देखा जाता है। अगर CLL डायग्नोज होता है बच्चों में तो हमें क्वेश्चन करना पड़ता है डायग्नोसिस, क्योंकि सही में ये CLL ही है। दूसरा, रेस। वैसे तो सब जनता बराबर है, लेकिन कुछ बीमारियों कुछ तरह के लोगों में ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जो ये CLL है, वाइट्स में, पारसीज में, इन लोगों में ज़्यादा होता है। थर्ड रिस्क फैक्टर, अगर फैमिली में किसी को ब्लड कैंसर्स, बोन मैरो के डिसऑर्डर्स, इस तरह की बीमारियां हैं तो CLL होने के चांस बढ़ जाते हैं। चौथा रिस्क फैक्टर, अगर कुछ केमिकल से आपका एक्सपोजर है, भले ही वो आप जहाँ रहते हैं वहाँ उस कारण से, या किसी फैक्ट्री के पास आप काम करते हैं, या किसी इस तरह के हर्बिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स, इन चीज़ों से आपको एक्सपोजर हुआ है और सिग्निफिकेंट एक्सपोजर हुआ है, एक बार नहीं, बार बार रिकरेंट, काफ़ी लंबे समय तक, तो हो सकता है कि आपके बोन मैरो में इस तरह के एबनॉर्मल सेल्स, ऐसे एबनॉर्मल जेनेटिक म्यूटेशंस एक्यूमुलेट कर ले और कैंसर में तब्दील हो जाए। कुछ स्पेसिफिक बीमारियां हैं, अब मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, पर मोनोक्लोनल बी सेल लिम्फोसाइटोसिस ये कैंसर नहीं है, लेकिन इसमें WBC के एक प्रकार बी सेल्स बढ़ने लगते हैं, लेकिन ये सेल्स अभी नॉर्मल होते हैं। जिन लोगों में ये प्रॉब्लम है मोनोक्लोनल बी सेल लिम्फोसाइटोसिस की, फ्यूचर में चांसेस होते हैं कि ये CLL में कन्वर्ट हो जाए।
तो ये 5 रिस्क फैक्टर्स हम कहते हैं CLL के लिए सिग्निफिकेंट है। अब अगर बात करें CLL के कॉम्प्लिकेशंस, क्रोनिक मैंने बताया तो ये इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं होता है, लेकिन अपने नेचर के कारण ये क्रोनिकनेस में बहुत सारे सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। जैसे सबसे पहले इन्फेक्शन। ये क्यों होता है? क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में WBC ग्रो होने लगते हैं। अब ये सारे जो ग्रो नंबर में बढ़ने लगते हैं, ये नॉर्मल WBC नहीं है। सो आपकी नॉर्मल इम्यूनिटी नहीं बढ़ रही है, बल्कि ये एबनॉर्मल WBCs हैं जो इन्फेक्शन से फाइट ही नहीं कर पाते। सो आपका इम्यून सिस्टम डैमेज होता है। इस सिचुएशन में रिकरेंट इन्फेक्शन, आप लंग इन्फेक्शन हुआ, एंटीबायोटिक्स ली, ठीक हो गए, 3 महीने में वापस सेकंड इन्फेक्शन, सेम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब में तकलीफ, या फिर बार बार रिकरेंट डायरियाज हो रहे हैं। तो इस तरह के फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन CLL में बहुत कॉमन है। बल्कि हम कहते हैं कि अगर साल में 2 बार से ज़्यादा सिग्निफिकेंट इन्फेक्शंस हैं जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें इवेल्युएट करना चाहिए। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनिटी लेवल्स, ये सब इवेल्युएट करना चाहिए। अभी क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जैसे मैंने बताया कि उम्र ज़्यादा होने में ज़्यादा होता है, कभी कभी ये दूसरे कैंसर्स जो इस तरह के जेनेटिक म्यूटेशंस के साथ हो सकते हैं, जैसे लिम्फोमा, जो ये लिम्फ नोड है, बोन मैरो तो अलग बात है, लेकिन ये लिम्फ नोड ग्रो होने लगते हैं। तो ये लिम्फ नोड लोकल सिम्टम्स कर सकते हैं, यहाँ दर्द कर सकते हैं, पेट में लिम्फ नोड्स होते हैं वो इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो ये इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस को हम रिक्टर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, जिसमें CLL कन्वर्ट हो जाता है डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा में। और CLL का ट्रीटमेंट, डिफ्यूज लार्ज बी सेल का ट्रीटमेंट टोटली अलग अलग है। इसके लिए सही डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेयर लेकिन नॉट अनकॉमन, कभी कभी इम्यून बैलेंस गड़बड़ होने लगता है। सो CLL के अंदर एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं। एबनॉर्मल सेल्स कभी कभी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को अटैक करने लगते हैं। जैसे अगर आपके ब्लड सेल्स को आपकी इम्यूनिटी अटैक करने लग जाए तो ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया, मतलब आपकी इम्यूनिटी आपके RBCs को ख़त्म कर रही है, जिसके कारण आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। सो इस तरह से ही इम्यूनिटी अगर आपके प्लेटलेट्स पे काम करने लग जाए, सो ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस CLL के साथ देखने में बहुत कॉमन है। अब जब हमारे पास कोई पेशेंट आया जिसको एक सिम्टम की लिस्ट है और हमें ऐसा सस्पिशन होता है कि इसको हो सकता है CLL हो, तब व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? अब आगे क्या? सो सबसे पहले हम टेस्ट कराते हैं ब्लड टेस्ट, जिसके अंदर कंप्लीट ब्लड पिक्चर या कंप्लीट ब्लड काउंट्स। इसके अंदर यूजुअली WBCs का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, और डिपेंडिंग ऑन कितना ज़्यादा है, कितने सिम्टम्स हैं, हम डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है कि नहीं। उसके बाद अगर CBC के ऊपर और सस्पिशन बढ़ा कि हाँ CLL है, तो हम एक स्पेशल टेस्ट वो भेजते हैं, फ्लो साइटोमेट्री, जिसके अंदर ये डिसाइड होता है कि किस टाइप के लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि किस टाइप का CLL है। इस वीडियो में बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, ये आपके लिए प्रैक्टिकली वीडियो बनाया है। अब CLL के टाइप भी डिसाइड हो गया, उसके बाद हम सर्टेन जेनेटिक चेंजेस के लिए एनालिसिस करते हैं, जैसे 17p डिलीशन। ये हम टेक्निक यूज़ करते हैं FISH। ये क्रोमोसोम के अंदर जो एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स हैं उसके अंदर FISH टेक्निक यूज़ करके क्या जेनेटिक चेंजेस हुए हैं वो डिटरमाइन करते हैं। वो इसलिए ज़रूरी है, अगर हाई रिस्क जेनेटिक म्यूटेशन है जिसके कारण कैंसर तेज़ी से बढ़ सकता है या हो सकता है रेस्पॉन्ड नहीं करे बाद में, या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं कि ट्रीटमेंट हम जल्दी शुरू करें। और अगर हाई रिस्क म्यूटेशन, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है, तो फिर हम पेशेंट को सिम्टम बेसिस पे ट्रीटमेंट इनिशिएट करते हैं। सिम्टम्स भी नहीं है तो ट्रीटमेंट हम डेफर करते हैं जब तक कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। इन कॉमन ब्लड टेस्ट के अलावा कभी कभी जब लिम्फ नोड का बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लिम्फ नोड अल्ट्रासाउंड पे या छूने में महसूस हो रहे हैं, हम कभी कभी होल बॉडी FDG PET CT भी कराते हैं। मेरा दूसरा वीडियो है जहाँ पे मैं CT, PET CT, MRI इन स्कैन्स के कंपैरिजंस के बारे में बता रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं, या फिर हमारी पाठशाला में एनरोल कर सकते हैं जहाँ पे ये सारे टॉपिक और डिटेल्स में कवर किए गए हैं। सो PET CT करा सकते हैं, या फिर बोन मैरो एस्पिरेशन,
जिसके अंदर आपके बोन्स के अंदर जो मैरो होता है उसको निकाल के टेस्टिंग भी हम करते हैं। इस सारे इन्फॉर्मेशन के बाद ब्लड टेस्ट, बोन मैरो, कुछ और ब्लड LDH वगैरह, इस सब या इम्यूनोग्लोबुलिन, इन सब टेस्ट के बाद हम पेशेंट को स्टेज करते हैं कि स्टेज 0 to 3 क्या है। स्टेज 0 है तो हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देते। तो काफ़ी पेशेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर मुझे कैंसर हुआ है, मुझे ट्रीटमेंट क्यों नहीं स्टार्ट किया है। सो ट्रीटमेंट नीड नॉट टू बी स्टार्टेड इफ़ हाई रिस्क म्यूटेशन नहीं है, पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है, स्टेज 0 है, कोई ऑटो इम्यून कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे हैं। उस सिचुएशन में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर ऐसा नहीं है, हाई रिस्क म्यूटेशंस वगैरह है, रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अब ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या? CLL के अंदर हमारे पास ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कुछ टैबलेट जिसको हम टारगेटेड ड्रग थेरेपीज़ बोलते हैं, कीमोथेरेपी। जब तक टारगेटेड थेरेपी नहीं आई थी तब तक कीमोथेरेपी मेन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट था, या फिर इम्यूनोथेरेपी जैसे रितुक्सीमैब। सो कभी डिपेंडिंग ऑन स्टेज, पेशेंट की फिटनेस, बर्डन डिजीज़ कितना है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट इनिशिएट करें। सो CLL के ट्रीटमेंट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कीमोथेरेपी जो पहले के ज़माने में हम बहुत फ्रिक्वेंटली काम में लेते थे। एग्जाम्पल बोले तो साइक्लोफॉस्फेमाइड, बेंडामास्टिन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइंस ने डेवलप किया है, सर्टेन टारगेटेड थेरेपीज़ डेवलप करी है। एग्जाम्पल के लिए इब्रूटिनिब, जो मैं बहुत कॉमनली CLL के अंदर प्रेस्क्राइब करता हूँ। ये ओनली कैंसर सेल्स के ऊपर काम करता है, इसलिए इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत कम है कंपेयर टू कीमोथेरेपी के, जो जनरल पूरी बॉडी के सेल्स को डैमेज करती हैं। इसके अलावा कुछ इम्यूनोथेरेपी, जो एग्जाम्पल बताऊँ तो रितुक्सीमैब, ये भी कैंसर सेल्स के एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पे काम करती है और इसीलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम हैं। एग्जाम्पल रितुक्सीमैब मैंने आपको बताया। इस वीडियो के अंदर इन सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस का डिस्क्रिप्शन मैं नहीं दे पाऊँगा। मेरे इंडिविजुअल प्रोग्राम है, पाठशाला प्रोग्राम, जहाँ ये सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस इंडिविजुअली मैंने डिस्कस किए हैं, या फिर मेरे दूसरे कुछ वीडियोज़ हैं जहाँ पे इन ड्रग्स के बारे में एक पेशेंट को क्या जानना चाहिए मैंने कवर किया है। आप सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स आपको मिल जाएंगे। सो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन के अलावा एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसके अंदर हम हैवी डोज कीमोथेरेपी देके आपके बोन मैरो को ख़त्म करते हैं और फिर किसी और का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे भी मेरी एक सेपरेट वीडियो है जहाँ पे मैं डूज डोंट्स व्हाट टू नो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में ये सब कवर किया है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, CLL में एडवांस ट्रीटमेंट के डेवलपमेंट के साथ बहुत ही कम लोगों को हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑफ़र करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स टारगेटेड थेरेपी, और अगर वो नहीं काम कर रही है या उसके बाद भी प्रोग्रेशन हो रहा है बीमारी का, तो हम कीमो इम्यूनोथेरेपी का कॉम्बिनेशन करके देते हैं। जाते जाते CLL के बारे में दो चीज़ें और, ड्यूरिंग जो ट्रीटमेंट है या कभी कभी तो जैसे ही CLL डायग्नोज हुआ, हम सर्टेन प्रिवेंटिव स्टेप्स लेते हैं, जैसे वैक्सीनेशन। हर तरह के वैक्सीन जो एडल्ट में एप्लीकेबल हैं, उस तरह के वैक्सीनेशन हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। और चूंकि CLL काफ़ी सारे दूसरे कैंसर्स में कन्वर्ट हो सकता है या उस पेशेंट में दूसरे कैंसर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए कैंसर स्क्रीनिंग हम मोर फ्रिक्वेंट करते हैं, स्पेशली CLL पेशेंट्स में। मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, ऑटो इम्यून कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, इन्फेक्टिव कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए सर्टेन टेस्ट, आप एसिम्टोमेटिक भी हैं, कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी रेगुलर इंटरवल पे हम कराने के लिए बोलते हैं। सो आशा है इस वीडियो से आपने CLL के बारे में जाना होगा, प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो एक पेशेंट को समझना चाहिए। अगर आप किसी ज़रूरतमंद को जानते हैं जो CLL से जूझ रहा है, इन सिम्टम्स के बारे में ये वीडियो शेयर करिए, हो सकता है उनकी मदद हो। अगर हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। और हाँ,
CLL को अगर आप और डेप्थ में समझना चाहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, एक एक ड्रग के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर कवर किया है हमारे पाठशाला प्रोग्राम में। प्लीज़ एनरोल करिए। सी यू देयर। तब तक के लिए नमस्कार।